चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे पहली हेडिंग वर्क। वर्क क्या होता है? बहुत सिंपल। एक कार हमने कार के एक्सीलेटर पर पैर रखा, ठीक? तो हमने क्या लगाया? फोर्स। हमने क्या लगाया? फोर्स। फोर्स के लगाने से क्या होगा? कार यहीं रहेगी या आगे चली जाएगी? आगे चली जाएगी। मतलब कार ने क्या कवर किया? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएं? फोर्स। और फोर्स के लगाने पर वो ऑब्जेक्ट क्या हो? मूव कर जाए, मतलब डिस्प्लेस हो जाए। देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो व्हाट इज वर्क? सिंपली डिफाइन कैसे करोगे? हम ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स। हमने कार के एक्सीलेटर पे क्या लगाया? फोर्स। फोर्स लगाने पर उसने क्या कवर किया? तो whenever force applied on an object and object displaced, then the product of force and displacement is called work. कहीं कोई डाउट जरा सा भी नहीं? एक्चुअल में वर्क का सही फॉर्मूला ये नहीं होता है। वर्क का सही फॉर्मूला क्या है? जनरली हम इसे नहीं दिखाते, कॉस थीटा नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? ध्यान से समझना। यहां थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में फोर्स कहां लग रहा? जैसे इसको हटा दो, साइकिल चला रहे हैं, फोर्स कहां लग रहा? आगे की साइड। डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा? तो एंगल कितना है? जीरो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सही फॉर्मूला क्या है? एफ डी कॉस थीटा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बाइक आगे की साइड जा रही है, दूसरा बंदा उसे पकड़ के पीछे की साइड खींच रहा है। बाइक आगे जा रही, बंदा पीछे खींच रहा है। तो दो लोग वर्क कर रहे हैं। बाइक अपना वर्क कर रही है। बाइक के लिए एंगल कितना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? जीरो। क्योंकि जहां बाइक जा रही है वहीं डिस्प्लेस हो रही हो। लेकिन जो बंदा उसे पीछे खींच रहा है वो फोर्स कहां लगा रहा है? पीछे। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे। तो एंगल कितना है? 180। ठीक। तो एंगल का जिक्र करना भी अब जरूरी। 9th-10th क्लास तक ठीक था कि एफ इंटू एस या एफ इंटू डी लगा दिया, काम हो गया। क्लियर है बात? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। दोनों फॉर्मूले सही। तो क्या है कुल मिला के कहानी? व्हाट इज वर्क मैन? तो whenever force applied on an object displaced, then it is called, then the product of force and displacement is called work. ठीक है, लिख लीजिए इसको। वैसे वो नोट्स में आपको मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी जो डेफिनेशन है वो लिखते भी चलो।
whenever force is applied on an object and object displaced, then the product of force and displacement is called work. अब सुनिए, वर्क 3 टाइप की होंगी, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा? पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब cos थीटा की वैल्यू प्लस में है। कितने डिग्री से कितने डिग्री तक cos थीटा प्लस में होता है? cos 0 प्लस में, cos 30 प्लस में √3/2, cos 45 1/√2 प्लस में, उसके बाद cos 60 हाफ प्लस में, cos 90 0। तो 0 को तो हटा दो, बाकी सारी वैल्यूज काय में रही प्लस। तो जब एंगल कहां से कहां तक हो? 0, हाँ, थीटा इक्वल 0 टू लेस देन 90 ना हो, क्योंकि 90 पे क्या हो जाएगा? 0 cos 0 cos 90 0 हो जाएगा, तो वर्क क्या आ जाएगा? 0। इसलिए वो नहीं। तो कब तक वर्क पॉजिटिव रहेगा? जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 से लेकर लेस देन 90। ये बात क्लियर है या नहीं? कब तक वर्क डन नेगेटिव रहेगा? आपको मालूम है cos की वैल्यू माइनस में कब आती है? जब एंगल 90 के ऊपर जाता है। जैसे cos 120 होता है माइनस का हाफ होता है, cos 180 होता है माइनस का 1। ठीक, तो जब एंगल किससे ज्यादा हो? मोर देन 90 एंड लेस देन नहीं 180 तक, क्योंकि cos 180 क्या होता है? माइनस अप टू 180। वर्क कैसा आएगा? नेगेटिव। चेक करके देखो, मैं आपसे कहूं थीटा 120 है, cos 120 क्या होगा? वर्क माइनस में आया। मैं आपसे कहूं थीटा 180 है, तो -1। ठीक, तो यहां हो गया वर्क डन पॉजिटिव, यहां हो गया वर्क डन नेगेटिव। अब वर्क डन 0 कब होगा? जब एंगल केवल और सिर्फ केवल, ऑटोमेटिकली वर्क डन क्या आएगा? जैसे आपको बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी कि एक कुली अपने सिर पर सामान रखी है और प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो उसका वर्क डन 0 है। सुनिए ये कहानी, क्यों होता था तो उसका वर्क डन 0? अपने सिर पे वो जो सामान रखे हुए है, उसका फोर्स कहां लग रहा? नीचे। और चल कहां रहा? वो आगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? तो मैथमेटिकली उसका वर्क डन
जीरो। लेकिन फिजिकली ऐसा नहीं। क्लियर है कहानी? तो वर्क डन कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो। देखिए, पॉजिटिव वर्क डन, when angle is 0 degree to less than 90 degree. 0 degree to less than 90 degree. Second, negative work done, when angle more than 90 degree up to 180 degree. Third, zero work done, when angle is 90 degree. ठीक है? अब सुनिए, ये जो वर्क है, इस पे हम क्या लगा रहे हैं? बॉडी पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स। फोर्स हम दो टाइप से लगा सकते हैं। पहला, कांस्टेंट फोर्स, जैसे आपने कार के एक्सीलेटर पर पैर रखा और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, तो क्या आप उससे ज्यादा फोर्स लगा पाओगे? अब नहीं। तो जब तक आप पूरा एक्सीलेटर दबाए रहोगे, तब तक फोर्स कैसा लगेगा? कांस्टेंट, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो एक तो हुआ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। दूसरा, आप मार्केट में कार चला रहे हो, तो कभी आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, कभी आप ब्रेक दबा रहे हो, तो क्या अब आप कांस्टेंट फोर्स लगा पाओगे? नहीं। वो कैसा फोर्स होगा? वेरिएबल। ठीक। तो जो वर्क डन है वो दो तरह के फोर्स की वजह से होगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल। ठीक। तो आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ओके। तो ये जो फॉर्मूला है, ये एप्लीकेबल है कांस्टेंट फोर्स के लिए। डिटेल में बताते हैं अभी। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो ड्यूरिंग मोशन जब बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, तब वर्क डन के दो फॉर्मूले काम करेंगे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। ये वर्क डन का फॉर्मूला है वेक्टर्स के टर्म्स में। जब कभी न्यूमेरिकल वेक्टर के टर्म में आएगा, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। और अगर वेक्टर के टर्म में नहीं दिया है, तो सीधे सीधे क्या लगेगा? एफ डी कॉस थी। ठीक। ये दो फॉर्मूले तब एप्लीकेबल होते हैं जब फोर्स कैसा हो? अगर फोर्स वेरिएबल है, तो इन फॉर्मूलों का कोई रोल नहीं। याद रखना, अगर फोर्स वेरिएबल है, बार बार चेंज हो रहा है, तब वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल एफ इंटू
ds। अब ये इंटीग्रेशन क्या होता है ये मैं आपको बैकअप में बताऊंगा, अभी इसका आपके पास कोई रोल नहीं। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब फोर्स कांस्टेंट लग रहा हो, और ये फॉर्मूला कब रोल में आएगा। ठीक, अब वेरिएबल फोर्स की कहानी आगे आएगी, इसलिए अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी हम ध्यान देंगे इस पर। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं, बुकलेट में है, इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझते जाओ और सॉल्यूशन नोट करना। A force of 10 Newton is applied on a body by an angle of 30 degree. If body displaced by 10 meter, then find work done. सभी जगह एस कर दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस, एक ही सिंबल चल रहा है। ये न्यूमेरिकल, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, आप लोग सभी लोग करके बताएं। बेटा आप लोगों को कोई डाउट, नूपुर, खुशी? ₹50√3 fs cos थीटा, f है 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो कुल मिला के वर्क डन कितना आ गया, यूनिट जूल। सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन to raise a glass of water of mass 0.5 kg up to a height 0.5 सेंटीमीटर। एक पानी के ग्लास को आपको ऊपर उठाना है, तब भी आप डिस्प्लेस करोगे, कितनी हाइट तक ले जाना है, 0.5 सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले क्या करें, ठीक है। अब बताइए, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। एंगल बताओ कितना होगा बेटा, 90 होगा। फोर्स कहां लगा रहे, ऊपर, और डिस्प्लेस भी कहां हो रहा है, ऊपर, 0 होगा। अब एफ की जगह अगर सीधे चल रहे होते तो एम ए, ऊपर जाएंगे तो एम जी। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या गेन कर रहा है, हाइट, cos 0 की वैल्यू, तो W इक्वल क्या हो गया, एम जी। एम मालूम है, जी की वैल्यू हमेशा 10,
जब तक जी की वैल्यू 9.8 क्वेश्चन में गिवन ना हो तब तक हमेशा 10 दी जाती है। कई बार आप कंफ्यूज होते कब 9.8 लें कब 10। जब तक क्वेश्चन में वैल्यू 9.8 गिवन ना हो तब तक हमेशा 10। तो जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू आपके सामने है। निकालिए आंसर बेटा। जीरो 0.025। चेक कीजिए सबका यही आया है। कोई डाउट किसी को? मयंक क्लियर है? आगे चले। अब देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अलग से नोट करनी है। ध्यान से सुनिएगा। जब हम एक सीधी रोड पर, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, बाइक या कार चलाते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? ए। कोई विशेष एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं होता, बट जब यही कार हम एक इंक्लाइंड प्लेन पर चलाते हैं तब एक्सेलरेशन का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। कोई बताएगा क्या फॉर्मूला होता है इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन का? इंक्लाइंड प्लेन पर बेटा एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा प्लस म्यू। इसकी बाकायदा डेरिवेशन है, जब आएगी तब आपको बताई जाएगी। फिलहाल जैसे हम शहर में किले पर अपनी बाइक चला रहे हैं, किले पे चढ़ाई पर, उस समय आपकी बाइक का एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, जितना एंगल है, प्लस म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो होता है म्यू। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसे लिखते हैं, अगर गिवन नहीं है तो ये 0 हो जाता है, तो इतना पोर्शन खत्म हो जाता है। इतना क्लियर? कब लगता है ये फॉर्मूला? ऊपर जाए। अब अगर यही कार इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही हो तब फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस यूज होगा। ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया इंक्लाइन प्लेन का, ठीक है? अब सुनिए, पहले एक क्वेश्चन अलग से करवा रहा हूं
फिर बुकलेट के क्वेश्चन पे आऊंगा। तो सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, a car of weight 500 kg going up on an inclined plane going up on an inclined plane by inclined plane with angle of inclination 30 degree, with angle of inclination 30 degree. If length of inclined plane is 20 meter, then calculate work done. क्वेश्चन क्लियर? अब सभी लोग ध्यान से देखें, इनमें से कौन सा केस है बेटा? यही है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, फोर्स कहां लग रहा और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा? ऊपर लग रहा फोर्स, क्योंकि कार ऊपर जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0 है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा? क्यों? ये बात क्लियर? अब मुझे ये बताइए, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन करते हैं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो फोर्स F इक्वल क्या होता है? ma। सबको मालूम है, जब तक हम ग्रेविटेशन में नहीं आते तब तक फोर्स होता है ma, और जब ग्रेविटेशन में आते हैं, ऊपर नीचे आते हैं, तब mg। ठीक है, तो फोर्स को हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट s cos 01। इज इट क्लियर? अब बताइए, एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यही लगेगा। क्या आपको म्यू गिवन है? नहीं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया। पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, या एक काम करो, क्वेश्चन में ही आगे ब्रैकेट में लिख लो म्यू इक्वल 1/2। म्यू की वैल्यू 1/2। अब बताइए, क्या क्या हमें मालूम है, क्या नहीं मालूम? m कितना केजी है? 500। g 10। साइन एंगल 30 प्लस म्यू हाफ कॉस 30। डिस्प्लेसमेंट, इंक्लाइन प्लेन कितना लंबा है? क्लियर है? कहीं कोई डाउट 1% भी? रखिए वैल्यू। हाँ बेटा बोलिए। बेटा एम जी तब लगता है जब हम एस से जाते हैं। इंक्लाइन प्लेन पर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके। साइन 30 प्लस म्यू हो गया हाफ
cos 30, डिस्प्लेसमेंट 20। देखिए एक चीज समझ लीजिए, फिजिक्स में अब किसी भी बुक से न्यूमेरिकल नहीं आता एग्जाम में, कोई बुक से नहीं आता। फिजिक्स में न्यूमेरिकल के कंसेप्ट होते हैं। जैसे अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कंसेप्ट किसका हुआ? इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन पे जब भी कार ऊपर जाएगी तो किसी भी बुक से न्यूमेरिकल आ जाए, आपका कंसेप्ट यही रहेगा। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? कार को नीचे लाएंगे। क्लियर हो रही बात? थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन गायब कर देंगे। तो अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इंक्लाइन प्लेन का, आपका कंसेप्ट फिक्स हो गया। इंक्लाइन प्लेन पे कार जब जाती है तो क्या होता है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्वेश्चन चलेगा। करिए फिलहाल। साइन 30 हाफ, जो क्लास अभी आप पढ़ रहे हैं ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। कभी आप अगर नहीं भी आते हैं, एब्सेंट है, तो आपको ये क्लास मिल जाएगी। ये नहीं होता कि एब्सेंट हो गया आपका, वो गया, फिर वो क्लास आपको ऐसे कुछ मिल जाएगी। एलसीएम 2 के 4, तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 प्लस √3 कितना होता है? ठीक, 3.732 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, कैलकुलेटर यूज कर लो, जल्दी हो जाएगा। नाइन 93300। ओके है सबका? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट लिखिए। व्हाट विल बी द आंसर इफ, व्हाट विल बी द आंसर इफ car comes down on same inclined plane? Car comes down on same inclined plane. तो क्या चेंज आएगा बेटा? यहां पे क्या लगता है? माइनस। तो 2 में से 1.732 लेस कर लीजिए।
0.268। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6700 जूल। क्लियर हुआ? थर्ड पार्ट में मैं आपसे कहूंगा व्हाट विल हैपन इन बोथ केस इफ फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। तो चाहे ऊपर जाने का केस हो चाहे नीचे आने का, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तब केवल क्या बचेगा? जी साइन। समझ में आ रही है? देखिए थर्ड पार्ट, व्हाट विल बी द आंसर if friction is not present in both cases। कितना आया बेटा? आपने केवल क्या किया, m वही रहा, a की जगह क्या आया? g साइन थीटा प्लस 0, न्यू 0 हो गया, इनटू में s। साइन 30 की वैल्यू s हो गया 20, 2 से 20 कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, तो कुल मिला के आंसर हो गया। अब बताइए, इंक्लाइंड प्लेन पर कोई व्हीकल चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, अब हो जाएगा, कहीं कोई डाउट तो नहीं? अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? A man cycles up a hill whose slope is 1 in 20। पहले इसका मतलब समझो। A man cycles up whose slope is 1 in 20। कई बार आपको स्लोप ऐसे ही लिखा आएगा, 2 in 5, 1 in 20, 4 in 50, इस तरह। इसका मतलब क्या होता है? 1 in 20 परपेंडिकुलर इन हाइपोटेनस, मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस है 20। समझे? तो जब भी क्वेश्चन में स्लोप 2 in 5 लिखा आया, मान लो 2 in 5, तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस 5। 6 in
9, तो यहां 6, यहां 9। क्लियर है कंसेप्ट? A man cycles up on a slope 1 in 20 with a speed, नई चीज दी है मैन की स्पीड 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक, ये हो गई स्पीड। हिज वेट इज 98 kg। केजी किसकी यूनिट होती? मास की। तो आपको मास दिया है 98 की। फाइंड वर्क डन पर मिनट, खाली वर्क नहीं, वर्क डन पर मिनट। तो क्या निकालना है आपको? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अब आराम से सोचकर बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा। किसका क्या रूल है इस क्वेश्चन में? जो गिवन चीजें हैं उनमें साइकिल्स अप, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अभी अभी हमने इंक्लाइन प्लेन पे वर्क निकाला, इसमें कहीं न्यू तो दिया नहीं, फ्रिक्शन तो दिया नहीं। तो ऊपर जाने पर वर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा प्लस 0 इंटू एस, यही लगेगा। पहले इतना काम करें। तो एम कितना है उसका? 98, जी हो गया 10। साइन थीटा कैसे निकालोगे? सीधे निकलना साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 1/20 इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना होना है इसका? इंक्लाइन प्लेन कितना लंबा है? 20। ठीक, तो वर्क डन आ गया उसका 980 जूल। आपसे पूछा गया है वर्क डन पर मिनट। क्या करोगे? वर्क 980 है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो कितने से डिवाइड हो जाएगा? यूनिट आ जाएगी जूल पर सेकंड। कर लीजिए इसको। कितना आ गया आंसर? 49/3 यानी कि 16.34 जूल पर सेकंड। तो ये फायदा होता है कंसेप्ट से, आपको इसका कोई रोल नहीं था क्वेश्चन में, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। कितना क्लियर है सबको?